तो 17 को मेरा एग्जाम था, 17 को सेकंड शिफ्ट में, और 17 को सुबह 3-4 बजे मेरी गांड मतलब एक्सपायर हो गई थी। ओहो। तो घर वालों ने फ़ोन किया कि फिर जाना पड़ता है तो। आप सभी का रामोबी टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2020 का रिजल्ट आ चुका है और उसके साथ मैं सीजन 3 लेकर आपके सामने हूं। एसएससी सीजीएल आज की डेट में देश का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है और इस एग्जाम को क्रैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा कंपटीशन है, एक अच्छी तैयारी चाहिए, साथ ही साथ एक अच्छा एग्जीक्यूशन चाहिए। और इस एग्जाम में जो लोग टॉप 10 में रैंक लेकर आए हैं उनके तो क्या ही कहने, कुछ अलग हैं ये लोग। किस तरह से इन्होंने तैयारी करी कि सिंगल डिजिट रैंक इन्होंने एग्जाम में हासिल किया है। तो आज ऐसे ही एक टॉपर मेरे साथ हैं जो कि अलवर राजस्थान से हैं। एसएससी सीजीएल 2020 में इनकी ऑल इंडिया रैंक 3 है और वो भी इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये रैंक हासिल करी है। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ की पोस्ट ऑप्ट करी है। तो चलिए मिलते हैं नीतीश कुमार से, जो एसएससी सीजीएल 2020 में ऑल इंडिया रैंक 3 लाकर हमारे साथ हैं। नीतीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको जब आपको ये ऑफिशियली पता चला कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 3 है? सर उस टाइम तो मतलब पहले तो ऐसा था कि मार्क्स वगैरह पता थे और एक रैंक आईक्यू है, वहाँ पर रैंक का मतलब आइडिया लग जाता है लगभग। तो कुछ आइडिया था कि अच्छी रैंक आने वाली है, पर जब ऑफिशियली हुई तो मतलब अलग खुशी थी एकदम थोड़ी, कि मतलब हाँ ऑफिशियली हो गया है। तो नीतीश, एसएससी सीजीएल 2020 में आपके जो मार्क्स थे वो कितने कितने थे? टियर 1, टियर 2, टियर 3 में सब्जेक्ट वाइज अगर याद है, रॉ नॉर्मलाइज अगर याद है तो पूरा डिटेल में बताइए। टियर 1 में थे, ड्रॉ स्कोर था 167.5, उसमें था 50 मैथ में, 50 रीजनिंग में, 42.5 इंग्लिश में और 25 जीएस में। वो नॉर्मलाइज होके हो गए थे 191.65। फिर टायर 2 में थे मैथ्स में 195 और इंग्लिश में 180 और टायर 3 में 65। ओके, ओवरऑल स्कोर कितना बना आपका? 631.65। ओके, और रैंक 1 आपने कितने मार्क्स से मिस करी? शायद 644 या 645 के आसपास है रैंक 1। राइट, तो ये थोड़ा मलाल होता है क्या कि रैंक 1 आ सकती थी मैं? नहीं, अब नहीं होता, मैं सेटिस्फाइड हूँ 3 में भी। यार 3 बहुत अच्छी रैंक है, राइट? एनी वन इन टॉप 10 इज कमेंडेबल। नीतीश, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर, जो सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई टॉपर्स का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? सो मैं आपसे पहला जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आपने 12th तक किस मीडियम में पढ़ाई की है? हिंदी मीडियम से, राजस्थान बोर्ड। हिंदी मीडियम, मतलब ये सब मैथ्स भी आपने हिंदी में पढ़ी हम्म, है ना? साइंस भी आपने हिंदी में पढ़ी है। हाँ जैसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जड़त तो आघूर्ण बोलते थे, हाँ। ठीक है? तो मैं भी 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। तो 12th तक हिंदी से पढ़े हैं, पहली बात तो ये, और ये बहुत काम की चीज़ है जो आपको समझना है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लगता है कि एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। आपका क्या मानना है इसके बारे में? सर इंग्लिश में रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग में उनको थोड़ा एडवांटेज होता है। बाकी ग्रामर और वोकैब तो उनकी भी मतलब वही अच्छी नहीं होती, पढ़नी उनको पड़ती है वही चीज़ें, क्योंकि वोकैब जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो वो सब काम नहीं आते, एसएससी की वोकैब तो अलग ही है। तो रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग में उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, बाकी वोकैब और ग्रामर में तो सब बरोबर है एकदम। तो आपकी क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की पढ़ाई किन स्कूल्स में हुई है? थोड़ा इसके बारे में बताएं। 1 से लेकर 10 तक सर मैं गाँव में ही स्कूल में पढ़ा हूँ। 10th के बाद तो अलवर। गांव में स्कूल कैसा, जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें नहीं, पढ़ा सरकारी आपने नहीं, या प्राइवेट स्कूल था। प्राइवेट स्कूल? मतलब ठीक ठाक, मतलब हमारे एरिया में एजुकेशन का थोड़ा माहौल ठीक है। अच्छा। इवन गांव में भी 4-5 स्कूल थे प्राइवेट, मतलब ठीक ठाक थे मतलब। तो 10th तक वहीं पढ़ा हूँ, फिर अलवर डिस्ट्रिक्ट मतलब अलवर सिटी में पढ़ा हूँ 11th-12th में। अच्छा, वहाँ थोड़ा ठीक स्कूल थे पर हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के स्कूल से, ठीक है। और 12th के बाद फिर आपने क्या किया? 12th के बाद मैंने 1 साल प्रिपरेशन की आईआईटी के लिए, फिर उसके बाद बीटेक किया एनआईटी हमीरपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया। तो आप एनआईटी हमीरपुर से इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वहाँ प्लेसमेंट भी ठीक ठाक होगा मेरे ख्याल से। तो कॉलेज से आपने कोई प्लेसमेंट वगैरह लिया था? हाँ सर, प्लेसमेंट लिया था। एसएससी की तरफ रुझान कैसे हुआ? क्योंकि अच्छे कॉलेज में हो आप, अच्छा प्लेसमेंट आपको वहाँ मिल सकता है और फिर लोग इंजीनियरिंग में करियर सोचते हैं कि चलो ठीक है अच्छा करेंगे यहाँ पर। प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ है, लोग बोलते हैं ना कि एक इनफाइनाइट ग्रोथ है। सरकारी नौकरियों में अच्छा पैकेज है, आज की डेट में ठीक ठाक सैलरी मिलती है, बट ग्रोथ थोड़ी लिमिटेड है। आपको पता है कि पे स्केल्स आते हैं उस तरह से बढ़ रहे हैं। तो कैसे आपने मन बनाया कि नहीं नहीं ये वो चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, मुझे एसएससी सीजीएल की तरफ जाना है? सर पहली बात तो सर जो कॉर्पोरेट जॉब्स हैं मतलब उसमें टेंशन बड़ी रहती है, लाइफ स्टेबल नहीं है, और गवर्नमेंट में थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो मेन पर्पज़ तो वही था एसएससी में आने का। बाकी पहले मैंने जब कॉलेज में था उस टाइम में गेट देने का सोचा था। उस टाइम मेरे दोस्तों ने कहा, बताया था, एक दोस्त था वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, अजय। तो मैंने जब इतना ध्यान नहीं दिया, बट जब फाइनल ईयर ख़त्म हो गया, गेट दे चुके थे, फिर जब
सोचा कि अब नहीं करना है। तो मेरा रूममेट था राघव डाबी, उसने प्रिपरेशन शुरू करी थी एसएससी की। तो उसने मेरे को फिर बताया कैसे-कैसे करना है, तो फिर तब मैंने एसएससी का सोचा कि इसमें मैथ आती है तो अपना स्ट्रॉन्ग ज़ोन वही है, तो ये कर सकते हैं हुँ। जल्दी। तो प्रोफ़ाइल वगैरह की थोड़ी रिसर्च करी आपने कि किस तरह की नौकरी है, क्या काम है? और एमईए की तरफ कैसे आपका मन बना कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चूज़ करना है? तो सबसे पहले तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सुना था। हुँ, तो वो देख के अच्छा लगा कि सोशल एस्पेक्ट भी अच्छी है और फिर देखा कि जॉब प्रोफाइल भी ठीक है, सैलरी वगैरह सब ठीक है। तो मैंने तो उस हिसाब से ही स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। फिर बीच में पता चला डबल एओ, तो वो पोस्ट मेरे को अच्छी लगी कि फिर उसके लिए मैंने इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ा था उसके लिए, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पेपर होता है ना एक। फिर उसमें भी अब धीरे-धीरे पता चला उसके कॉन्स, तो फिर उससे ही मन उठ गया। फिर मेरे को सीएसएस पता चला कि सीएसएस में अच्छा आराम से चिल लाइफ़ है, दिल्ली में पोस्टिंग रहती है। एक तो पोस्टिंग मेरे को दिल्ली चाहिए थी, कि घर के पास है। पर फिर जब धीरे-धीरे पता चला कि एमईए सब फॉरेन पोस्टिंग होती है, तो घूमने-फिरने का थोड़ा शौक था। तो उस हिसाब से फिर मैंने एमईए चूज़ कर लिया। तो एमईए आपका पहला प्रेफ़रेंस बना, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ मैं आरडब्ल्यूटी के सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि एसएससी जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत तरह की पोस्ट हैं। जैसे इन्होंने एक डबल एओ पोस्ट का मेंशन किया है, वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है और उसमें 2 पेपर अलग से होते हैं ना शायद? नहीं एक अलग से होता है। एक होता है इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स हाँ, का, ठीक है। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो इसको फील्ड जॉब्स बोलते हैं और कुछ डेस्क जॉब्स हैं, राइट? हाँ। जो ऑफ़िस वाली जॉब्स हैं, ठीक है। तो एमईए के थ्रू आपका बाहर जाने का मन है कि आप बाहर जाना चाहते हो। एक कहते हैं ना विदेश भ्रमण करने का मौका आपको मिलेगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अ, थोड़ा-सा मुझे इसके बारे में बताइए कि आपने जब तैयारी की शुरुआत करी, ठीक है? तो तैयारी का फ़ेज़ क्या था? मतलब जैसे 2020 का जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल, थोड़ा-सा बच्चों को पता चलेगा कि हाँ, टॉपर्स एग्ज़ाम के कितना दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं। तो कब एग्ज़ाम था और कब से आपने प्रिपरेशन शुरू करी? थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर जब एसएससी के बारे में सोचा था तो मैंने फॉर्म तो भर दिया था जनवरी में, जनवरी 2021 में फॉर्म भरा था और इसका एग्ज़ाम था मई में। तो मैंने तब सोचा था कि 2021 की प्रिपरेशन करेंगे, अभी जॉब शुरुआत की थी, ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी उसमें। तो सोचा था 2021 की प्रिपरेशन करेंगे, बट मार्च में सेकंड वेव आ गई थी कोविड की और उस टाइम लॉकडाउन लग गया था और मैंने पता था पेपर तो होगा नहीं अब, लॉकडाउन लग गया है तो। और हमारा ऑफिस में भी वर्क फ्रॉम होम हो गया था। ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग वर्क फ्रॉम होम मतलब लगभग 1-2 घंटे मुश्किल से काम, ज़्यादा कुछ काम होता नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम भी है, कम से कम 1-2 महीने आगे हो तो 4-5 महीने मिल जाएँगे अपने को। तो उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन वहाँ से स्टार्ट की फिर। ओके। तो फिर कोविड की वजह से शायद ये था कि आपने 21 के बजाय 20 का एग्ज़ाम देने का हाँ। सोचा। बहुत बड़ी बात है और उस एग्ज़ाम में आप रैंक 3 लेकर आए। ठीक है। मैं 2-3 चीज़ें जानना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने के पहले एक एक मेंटल कॉन्फिडेंस होता है और एक कम्फ़र्ट होता है एग्ज़ाम को देख के कि भई ये आएगा। जैसे आपने बोला भी कि मैथ्स आती है तो एक कम्फ़र्ट ज़ोन हो गया। कितना कम्फ़र्टेबल थे आप एग्ज़ाम के पैटर्न को लेके और क्या आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस थे बिफोर यू स्टार्टेड? सर स्टार्ट किया उससे पहले जीएस एकदम ज़ीरो था। इवन मैंने सोचा था जीएस तो शायद ही पढ़ूँगा मैं, क्योंकि बाकी 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लूँगा और इंग्लिश में मतलब एवरेज कह सकते हैं कि जब बीटेक की थी तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप हो गई थी। वोकैब और ग्रामर तो नहीं आती थी। बट मैथ में मतलब इतना था कि मतलब मैं अगर कुछ नहीं पढ़ता ना तो भी मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था। मैथ में पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैथ के दम पे ही शुरुआत करेंगे और बाकी 2 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। तो उस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया था। रीज़निंग में भी कॉन्फिडेंस होगा फिर तो हाँ, आपको? मैथ्स में था तो वो रीज़निंग में तो मैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एज एस्पिरेंट आप तैयारी के पहले मैथ्स और रीजनिंग में काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। और क्या इस कॉन्फिडेंस का रीज़न वो आईटी की प्रिपरेशन भी है कहीं ना कहीं, काफ़ी हद तक। है ना? कि वो तैयारी से एक लॉजिकल थिंकिंग बनी जाती है और फिर ये उतना मुश्किल आपको लगता हाँ, नहीं है, राइट? दैट्स गुड। तो प्रीलिम्स के पहले आपने कितने महीने तैयारी करी? तो मैंने स्टार्ट किया था अप्रैल से और अप्रैल से, अगस्त में था मेरा प्रीलिम्स 17 अगस्त को। यानी आपको टाइम अप्रैल, मई, जून, जुलाई साढ़े 4 4 महीने, साढ़े 4 महीने मिले। मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था? कोई कोचिंग वगैरह या फिर सब सेल्फ स्टडी से किया आपने? नहीं सर, एक अनअकैडमी पे स्कॉलरशिप टेस्ट कराया था विनय सर ने, तो मैंने वो दिया था, उसमें स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो वो सब्सक्रिप्शन वहाँ से मिल गया था। अच्छा। तो मैंने इंग्लिश और जीएस अनअकैडमी से पढ़ी, हुँ। रीजनिंग किसी से नहीं पढ़ी। मैथ्स में मतलब ऐसा ठीक था, पर थोड़ा मतलब जल्दी कैलकुलेट करने मतलब ट्रिक्स वगैरह थोड़ा बहुत टीचर बताते हैं, उस हिसाब से मैंने वो अभय सर के 2017 के वीडियो हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में शूट किया 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोज़ है, वो मैंने देखे थे मैथ में। यूट्यूब पर। हाँ, फटाफट वो देख लिए थे। हुँ। तो अब मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं थोड़ा-सा जो समझ पा रहा हूँ कि आप मुझे थोड़ा फ़ास्ट लर्नर लग रहे हैं, कि आपने तेज़ी से चीज़ें भी ख़त्म करी और आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा घुसना नहीं पड़ा मैथ और रीज़निंग में, राइट? हुँ। फोर्टे है आपका, यहाँ आप मजबूत थे पहले से। कितना-कितना टाइम आपने दिया सिलेबस को पूरी तरह से ख़त्म करने में? मैथ्स की बात करता हूँ सबसे पहले। सर जैसे मैथ में मैंने स्टार्टिंग में वीडियो देखना शुरू किए, तो मैं ऐसा करता था कि दिन के 2 टॉपिक देख लेता था, क्या छोटे होते थे, जैसे ये अरिथमेटिक के 2 टॉपिक देख लेता था 1 दिन में ही। जैसे ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री वो 2-3 दिन में देखे थे, जैसे उनके
30 वीडियो शायद ट्रिग्नोमेट्री थे, एकदम 10 देख लिए, 15-15-20 मिनट की वीडियो थे। तो ऐसे मतलब 25-30 दिन में वो सारे वीडियो खत्म हो गए थे। फिर मैंने उनकी एक एडवांस मैथ की बुक ली, जो अभिनय सर की आती है वो, उसको सोल्व करना शुरू किया। और अर्थमेटिक के लिए अभिनय मैथ्स ऐप डाउनलोड किया था, उसमें उन्होंने पीडीएफ डाल रखी है, क्वेश्चन है उनमें, सॉल्यूशन नहीं है, आंसर्स हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने वो डाउनलोड की, उनके प्रिंट आउट निकाला और अर्थमेटिकली वो सोल्व करना शुरू की। मतलब प्री से पहले 1-2 बार की थी, फिर प्री के बाद ही मैंने वही चीज़ें सोल्व की दोबारा। बस उसमें मतलब एक चीज़ लगा मेरे को, जैसे उसमें सॉल्यूशन नहीं थे ना, तो खुद से सोल्व करना, तो मतलब थोड़ा वो हर क्वेश्चन में थोड़ा चैलेंज रहता है कि अब आंसर पता है, सॉल्यूशन नहीं पता, अगर नहीं आएगा तो खुद से ही ढूँढना है वो। तो उससे फिर काफ़ी वो मतलब प्रैक्टिस अच्छी हो गई उससे। और कोई नोट्स वगैरह आपने बनाए थे मैथ्स में, फॉर्मूला लिस्ट या नोट्स कोई? हाँ सर, जैसे वो वीडियो देखे थे तो फॉर्मूला वगैरह या सर जो भी कोई ट्रिक बताए छोटी-मोटी कुछ भी, तो वो मैं लिख लेता था। और क्वेश्चन जो मतलब थोड़े मेरे को लगता था कि ये मुश्किल है या कुछ अलग तरीके से बताया, तो वो क्वेश्चन लिख लेता था। मतलब बहुत छोटे ही नोट्स थे मैथ्स के, ज़्यादा बड़े नहीं थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया आपने मैथ्स में? सर मतलब प्रीवियस ईयर के जो मॉक थे ना प्री के, टेक्स्ट बुक से वो दिए थे मैंने, मतलब बुक नहीं खरीदी अलग से कोई। क्योंकि मेरे कोई कॉन्टैक्ट में एसएससी वाला था नहीं ज़्यादा। मेरे दोस्त ने शुरू की तो भी नया ही था। तो मेरे को इतना इंपॉर्टेंस पता नहीं था। मेरे को इसलिए था कि बस मेरे को पैटर्न देखना है पीछे क्या किस हिसाब से, तो टेक्स्ट बुक वाले मॉक दिए थे मैंने प्रीवियस ईयर के। अच्छा, मतलब आपने कोई बुक नहीं सॉल्व हाँ, करी है टेक्स्ट सच, है ना? हाँ, कि सारी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के 5-10 हज़ार क्वेश्चन है वो नहीं लगाया आपने हाँ। अलग से, ठीक है। तो कैलकुलेशन वगैरह की प्रैक्टिस के लिए कुछ स्पेशल आपने किया? नहीं सर, कैलकुलेशन वगैरह पहले से ठीक थी। और जैसे मतलब मैथ की प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो कुछ तो होती रहती है। तो सर मैंने अलग से कैलकुलेशन की टाइम नहीं दिया। पर मतलब लोगों की वीक होती है तो देना पड़ता है कैलकुलेशन में टाइम। क्वेश्चन के थ्रू ही आपने अपने हाँ। ठीक है। और कुछ चीज़ें मुझे पूछनी है कि जैसे एक कैलकुलेशन के जो बेसिक फाउंडेशन पिलर्स होते हैं ना, जैसे बोलते हैं टेबल्स, तो यूजुअली लोग 20 तक की टेबल याद करते हैं, कुछ लोग 30 तक की टेबल ध्यान रखते हैं। आपका उसमें क्या मतलब है? ऐसे सर मैंने टेबल कभी रटी नहीं। और जैसे मान लो 40 का सबको पता होता है। अब 43 की निकालना है तो मैं सीधा 40 मतलब 43 इंटू 8 निकालना है, तो 40 इंटू 8 करता था प्लस 3 इंटू 8। मतलब ऐसे रटी नहीं टेबल कभी। मतलब ऐसे याद तो बहुत तक थी, पर मतलब ऐसे बस उस तरीके तो से। कितना आपने से मतलब 5वीं क्लास तक याद कराते हैं ना टेबल्स, हाँ, कितना छोटे तक याद है आपको टेबल? ऐसे तो सर मैं 40-50 कितने तक ही बोल सकता हूँ चाहो तो भी। पर मतलब ऐसे बोलो वही तरीके से, लाइक 42 नहीं, नहीं, स्कूल्स में जैसे होता है ना कि बेसिक टेबल रटवाते हैं वो, तब तो लगभग जो 40 मुझे तक, तब 40 तक 40 लगभग। तक रटवाया था, बहुत यार अच्छा स्कूल था फिर तो आपका। हमारे यहाँ 20 नहीं तक मतलब ही इंटरेस्ट मैथ में था ना, तो फिर मैं खुद से ही अच्छा, वही पढ़ता था, तो उस ठीक है, हिसाब से ठीक वो। है। और बाकी जैसे कैलकुलेशन के लिए होता है, फिर क्यूब्स होते हैं कि क्यूब्स कितना याद रखना चाहिए? क्यूब्स तो मैंने 15 तक याद किए थे बस। 15 तक याद किए थे। और ये स्क्वायर रूट वगैरह? स्क्वायर 50 तक याद थे। 15-50 तक के स्क्वायर आपको रटे हुए थे, है ना? हाँ, और स्क्वायर रूट में कुछ? मतलब ऐसे ज़्यादा रटे नहीं। मतलब जो 50 तक स्क्वायर याद थे, उनके रूट्स याद थे। आगे मतलब वो ऐसे, मतलब एक मैंने ट्रिक सीखी थी, जैसे 65 का स्क्वायर निकालना है, 5 वाला था तो 5 का स्क्वायर लिखो, 6 इंटू 7 आगे लिख दो, तो ऐसे निकल जाता था। वैसे अगर 66 का निकालना है तो उसमें फिर मैं 65 प्लस 66 ऐड कर देता था। ऐसे 64 का तो उसमें से 129 घटा देता था। मतलब आस-पास के ऐसे निकल जाते थे। मतलब इस तरीके से मैंने किया था। मतलब ऐसे रटे नहीं बाकी आगे। ठीक है, मतलब आपने जो स्पेशल टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके थोड़ा-थोड़ा। इनको कैलकुलेट किया, ठीक है। और जैसे मैथ्स में होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि मैथ्स एक सब्जेक्ट है कि लॉजिकल सब्जेक्ट भी है, हुँ। और 4 ऑप्शंस अगर दिए हैं तो उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है। हुँ। ये सब चीज़ें भी आपने अपनी तैयारी में इनकॉर्पोरेट करी थी या नहीं? हाँ, सर मतलब अपना मेन फ़ोकस होता है कि आंसर लाना है हमको, कैसे भी आओ, चाहे वो ऑप्शन से आओ, चाहे वो एप्रोक्सिमेशन से आओ। इवन स ऐसा ही एमसीआई के मैक्सिमम क्वेश्चन में मैं एप्रोक्सिमेशन ही यूज़ करता था। मतलब जैसे एससीआई पूछा है तो मैं अप्रॉक्स लगा लिया, इतना आंसर आएगा, और फिर वो वही ऑप्शन डायरेक्ट चेक करता था, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो मतलब सारी चीज़ें। और आई थिंक यहाँ पर थोड़ा एडवांटेज आईटी की प्रिपरेशन का मिलता है बच्चों को, हाँ, जो मुझे काफ़ी। लगता है, बिकॉज़ वहाँ पर, क्योंकि आईटी की प्रिपरेशन मैंने भी करी है थोड़ी-सी, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपकी नेचुरल थिंकिंग में इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। हुँ। ऑप्शन एलिमिनेट करना है, 4 ऑप्शंस हैं तो उसमें यूनिट डिजिट वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करके आते हैं ना, मुझे लगता है उनके अंदर ये एडवांटेज ज़रूर हाँ, होता है। बट स्पेस इसका ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के हैं वो डिस्करेज हों, बट आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, मतलब अपनी तैयारी में आज की डेट में ये इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया आपका मैथ्स का तैयारी, राइट? मैं सबसे पहले अब जीएस जानना चाहता हूँ, बिकॉज़ जीएस में जो बत्ती गुल होती है ना साइंस बैकग्राउंड के लोगों की, बहुत ही खराब स्थिति होती है, मैं भी समझ सकता हूँ इस चीज़ को। तो आपका जीएस में कैसे तैयारी करी? इंटरेस्ट बना? और एसएससी की जीएस मोस्टली फैक्चुअल है, काफ़ी कुछ रटना पड़ता है, तो क्या क्या तरीका रहा आपका? जीएस में सर स्टार्टिंग एकदम ज़ीरो था। तो फिर मैंने ना कुछ आरडब्ल्यूटी के शो देखे थे। वो इसलिए कि इस टॉपर्स का बैकग्राउंड क्या था। तो एक टॉपर थे मेरे कौशिक सर, उनको उन्होंने बोला एनआईटी दिल्ली से थे वो। अच्छा, एसएससीसीएल 2017 ऑल इंडिया रैंक 1, है हाँ, ना? तो जैसे उन्होंने बोला एनआईटी दिल्ली में, मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, मैंने वहीं बंद कर दिया कि ठीक है, हम भी कर सकते हैं मतलब।
फिर एक मतलब जीएस स्ट्रेटेजी का 4-5 टॉपर्स का आपने अलग से वीडियो डाला था, सबकी जीएस स्ट्रेटेजी प्रूफ करके शायद। तो उसमें एक सर थे, उनका नाम तो याद नहीं है मेरे, मतलब उन्होंने येलो येलो हुडी पहन के उन्होंने इंटरव्यू दिया था कुछ। तो मैंने उन्होंने बोला कि मनोहर पांडे की बुक उन्होंने एक पढ़ी थी, अच्छा, 20-25 रुपए की बुक आती है वो एक। नवीन यादव। हाँ शायद। हाँ, तो मैंने सोचा ये ठीक है, मैं गया मुखर्जी नगर, बुक खरीदी, वो 25 रुपए की बुक थी, छोटी सी बुक थी, और ले आया कि मैं ये तो पढ़ लूंगा मैं, और हो गया जीएस का तो काम। 2 दिन तो मैंने बुक पढ़ी एकदम, और डायरेक्ट फैक्ट याद करना, कभी पहले कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं जीएस कैसी होती है क्या होती है, कुछ याद नहीं हो रहा था, मतलब बिल्कुल जीरो एकदम। फिर मेरा वो जो दोस्त पहले प्रिपरेशन करता है एसएससी की, राघव, उससे मैंने पूछा कि क्या करूँ जीएस में। उसने बोला अनअकैडमी पे एक टीचर है जितेंद्र कुमार सर, उनसे पढ़े एक बार। तो मैं बोला ठीक है। तो जब ऑफिस का कुछ काम था नहीं, तो मैंने अनअकैडमी से उनके लेक्चर देखने शुरू कर दिए। तो उनसे मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब के लेक्चर उनके देख लिए। तो जो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया था, धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मतलब धीरे धीरे वो क्रोनोलॉजी पढ़ाते थे, हिस्ट्री, तो फिर वो पूरी स्टोरी टाइप लगने लगी, तो डेवलप हो गया इंटरेस्ट। और साइंस में क्या था कि फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम पढ़ी हुई थी पहले से, तो मेरे को लगा ही नहीं कुछ पढ़ना है उसमें। बायो मैंने पढ़ी थी, और फिर आता है करंट अफेयर बचता है जीएस में। अब लास्ट के 3 महीने तो मैंने वो रोज की एक वीडियो देख ली थी, यूट्यूब चैनल है एमजेटी करके। तो पर उससे पहले एक 3 महीने ये की कौन सा चैनल है? एमजेटी, इसका कोई फुल फॉर्म है या फिर? नहीं वो एमजेटी के नाम से ही है यूट्यूब, अच्छा, फुल फॉर्म तो शायद कुछ है, पर एमजेटी के नाम से यूट्यूब पे है वो। तो मैंने 3 महीने की तो एक एक दिन की वीडियो नहीं देखी थी, रोज 15 मिनट की वीडियो आती थी एक। फिर उससे मतलब मेरे को लगा 6-7 महीने की पढ़नी चाहिए करंट अफेयर, तो 2-3 महीने की मैंने उनकी मंथली पीडीएफ पढ़ ली सीधी करंट अफेयर्स की। वहाँ अगर ऑप्शन दिखेगा तो वो, अगर पढ़ा हुआ होगा तो दिख जाएगा ऑप्शन में, याद आ जाता है ऐसे ऑप्शन देख के थोड़ा। तो मैंने वो, फिर ऐसा हुआ कि जब पेपर में मैं गया तो मैं ढूंढ रहा था करंट अफेयर को, कुछ से मिले, पढ़ा हुआ मिले कुछ नहीं मिला उसमें, क्योंकि एसएससी ने लगभग 1 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछे थे टाइम, 10 महीने 12 महीने पुराने। तो मतलब करंट अफेयर पढ़ा तो पढ़ाया था उन्होंने, अच्छा पढ़ाया था, पर वो यूज नहीं आया करंट अफेयर कुछ। पर जो जीएस उन्होंने पढ़ाई थी उसमें से जो क्वेश्चन आए थे, वो 10-12 क्वेश्चन आए थे उसमें से, तो वो ठीक हो गए। तो कमिंग टू रीजनिंग सेक्शन, उसकी तैयारी आपने कैसे करी? रीजनिंग सर मतलब ठीक थी, मतलब मैथ अच्छी हो तो थोड़ा थोड़ा रीजनिंग पहले से अच्छी हो जाती है। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स में दिक्कत थी, जैसे वो हो गया ब्लड रिलेशन में, कुछ थोड़ा समझ नहीं आता था कई बार, एक नंबर सीरीज में कभी कभी स्ट्राइक नहीं करती थी चीज़ें। तो मैंने जैसे जिस टॉपिक में दिक्कत होती है यूट्यूब में सर्च करता कि ब्लड रिलेशंस रीजनिंग, तो कोई वीडियो आया मान लो, मैंने वो देख लिया, उन्होंने बस ट्रिक बताई कि प्लस माइनस लिखो मेल फीमेल को ऐसे, एरो वगैरह यूज़ करो ऐसे। तो मैंने वो देख लिया मान लो, वो छोड़ दिया। जैसे सीरीज का हुआ तो 1-2 वीडियो देख लिया कि वो इस पैटर्न में बनते हैं, तो ऐसे वो देख लिए। तो जिस जिस टॉपिक में दिक्कत आई मैंने वो सीधा यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया, बाकी खुद से प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट दिए, और जो सेक्शनल टेस्ट थे, टॉपिक वाइज टेस्ट थे, वो सब रीजनिंग के दिए। प्रैक्टिस ही थे मैंने तो रीजनिंग में। चौथा सेक्शन इंग्लिश, आपका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहा है। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट की तैयारी आपके लिए कितना चैलेंजिंग रही, और कैसे आपने, जो पूरी इंग्लिश का सिलेबस एसएससी का है वो काफ़ी वाइड है, हाँ। ग्रामर है, वोकैबुलरी है, 50 चीज़ें हैं, तो वो कैसे तैयार किया, क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किए, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। सर इंग्लिश में मतलब वोकैब और ग्रामर में ज़्यादा कुछ नहीं आता था, बस उसमें था हिट एंड ट्रायल। बस मैं देखता था ये है, इसमें शायद ये लग रहा है तो वो मार दो। तो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था इंग्लिश में बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग तो थोड़ी वो बीटेक में पढ़ पढ़ के डेवलप हो गई थी। तो मैंने पहले तो अमन वशिष्ठ सर हैं एक, उनसे अनअकैडमी पे इंग्लिश का ग्रामर का कोर्स किया। मतलब काफ़ी अच्छे लॉजिकल तरीके से पढ़ाते, तो मेरे को मैथ जैसा कुछ तरीका लगा उनका, तो वो मतलब अंडरस्टैंडिंग बन गई उसमें थोड़ी। और वो कैब के लिए मैंने क्या एक बुक खरीदी थी, फिर प्रिंट टू पैरामाउंट खरीदी थी, एक एसपी बक्सी खरीदी थी, और एक वर्ड पावर मेडी जाती वो खरीदी थी। अब मैं पढ़ने लगा, कुछ याद ही नहीं हो रहा था वो कैब, मतलब वो कैब कभी पढ़ी नहीं उस तरीके की। तो मेरे को ऐसे तो नहीं होगा, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया फिर वो कैब फॉर एसएससी सीजीएल। तो उसमें किसी टीचर की वीडियो आए, मतलब 700 वर्ड से उनमें लगभग ना, कुछ वीडियो थे 20-25 कुछ उनके। नाम याद है आपको अध्यापक नाम का? याद नहीं, मैंने ऐसे नॉर्मल सर्च किया था, और वो अच्छा, नाम तो याद नहीं कौन थे सर वो। फिर मैंने वो देखने शुरू किए, तो उन्होंने कुछ निमोनिक्स वगैरह से याद कराए थे नाम, तो इस तरीके से वो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बनाने लग गए कि ट्रिक से जैसे थोड़ा याद होने लग गए वर्ड। तो मैंने वो रिकॉर्डेड वो 2x पर करके देख लिए, और जैसे खत्म हो गया वीडियो तो फिर फटाफट वो वर्ड लिख लिए नोटबुक में। तो ऐसे 700-800 वर्ड कर लिए थे। तो धीरे धीरे वीडियो से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो फिर मैंने बुक उठाई। अब बुक में क्या कुछ वर्ड वो रिपीट होते थे, तो बीच बीच में वो वर्ड याद हुए मिलते थे, तो फिर वो मोटिवेशन आता था कि हाँ ये तो याद हुआ है। तो फिर वो धीरे धीरे हेड मतलब हेड रीडिंग की वो थोड़ी डेवलप हो गई वो कैब याद करने की। तो फिर तो मैंने बुक से पढ़ी आगे, एसपी बख्शी से पढ़ी थी वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, प्रिंट ओवर पूरी पढ़ी थी, और वर्ड पावर मेडी थोड़ी पढ़ी थी, मतलब आगे फिर वो पूरी पढ़ी नहीं वो कैब के लिए, तो ये किया था। ग्रामर आपने कैसे? ग्रामर अमन मसीह सर से वो किया था कोर्स अनअकैडमी पे। फिर 2 बुक खरीदी थी, एक तो प्लिंट टू पैरामाउंट, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर। दोनों के एरर 3-4 बार सोल्व की, मतलब मेंस तक, 1-2 बार प्री से पहले, फिर उसके बाद में। और उसके बाद एक प्रैक्टिस बेस्ट लाया था मन सर। तो मतलब मैं कैसा करता था कि सुबह ऑफिस जाता था ना, तो प्रैक्टिस बेस्ट 2x पे चला लेता था, ईयरफोन लगा के वो देख लेता था रास्ते में एक पूरा वीडियो, फिर एक लंच टाइम में देख लेता था, और एक शाम को आते टाइम देख लेता था 2x पे करके। तो ऐसे प्रैक्टिस भी ठीक ठाक हो गई थी वो एरर वगैरह की। राइट। सो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे नीतीश से बात करके। 2-3 चीज़ें इन्होंने बोली है, उसको मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहता हूँ। जीएस के लिए इन्होंने बोला कि जब इनको जीएस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था तो इन्होंने वीडियोस देखा, ठीक है?
वोकैबलरी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था तो वीडियोस देखा। और ये एक अच्छी बात है, हर चीज़ खुद से नहीं पढ़ी जा सकती है, लेकिन अगर कोई हमें पढ़ाता है या हम किसी का वीडियो देख रहे होते हैं तो उसको सुन के चीज़ें करना आसान होता है, वो जो रेजिस्टेंस होता है वो ख़त्म होता है। और जब आप एक बार थोड़ा सा उसमें नॉलेज गेन कर लेते हो तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट भी बन जाता है कि अब हम खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो जॉब करते हैं, वो पूछते हैं कि कैसे हम तैयारी करें, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये सारी यूटिलिटी आपको ये बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, कि जा रहे हैं ऑफिस, 2x पे वीडियो लगाया हुआ है और टीचर का वीडियो देख रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो कहते हैं ना, टाइम आपको निकालना पड़ता है। टाइम ऐसे मैथमेटिक्स आप देखोगे ऑन पेपर तो आपको लगेगा है ही नहीं आपके पास, बट ट्रैवलिंग में, ऑफिस जाने में, लंच ब्रेक में या ऑफिस में थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ना, वो सब चीज़ें आपने करी, बहुत अच्छी बात है। अब नितिश, कुछ और पॉइंट्स है मेरे जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो हो गया बेसिक सिलेबस का कवरेज, जो कि आपने बताया आपने किस तरीके से किया। मॉक टेस्ट पे आता हूँ मैं, ठीक है। मॉक्स का क्या रोल आपको लगता है तैयारी में है, और आपने कैसे यूटिलाइज किया? प्रीलिम्स के पहले आपने कितने मॉक्स दिए, कब देना शुरू किया, और थोड़ा सा इस फेस के बारे में बताइए। सबसे पहले सर मैंने मतलब थोड़ा सा शुरू में 1-2 महीने पढ़े, अप्रैल और मई। फिर जब लगा कि अब कुछ ठीक-ठाक पढ़ लिया है तो अब मॉक देना शुरू करता हूँ। ये ठीक ठाक का मतलब क्या है? मतलब एक बच्चा का सवाल ये होता है कि यार मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, मैं मॉक दूं या ना दूं। मुझे लगता है आपने जब तैयारी अप्रैल में शुरू की तो आपका सिलेबस तो नहीं खत्म हुआ होगा। कितना परसेंटेज सिलेबस हुआ था तब आपने मॉक देना शुरू कर दिया था? मतलब मैथ्स का तो जो मेरे को पढ़ना था वो पढ़ चुका था मैं। रीज़निंग में तो प्रैक्टिस ही करनी थी। और मतलब जो जीएस के वीडियो देख रहा था वो वीडियोज़ लगभग मैंने पूरे देख लिए थे। मतलब उनको रिवाइज़ हैंड टू हैंड जो थोड़ा बहुत किया था वो बात अलग थी, मतलब अलग से रिवाइज़ नहीं किया था। और इंग्लिश में ग्रामर पढ़ ली थी, वो कैब चल रही थी साथ-साथ। तब मैंने मॉक देने का सोचा था, टेक्स्ट बुक से फिर सब्सक्रिप्शन लिया मैंने मॉक का जून के स्टार्टिंग में। तो मैंने पहले क्या प्रीवियस ईयर के मॉक देना शुरू किए थे। तो प्रीवियस ईयर के दिए थे मैंने लगभग 50-60 मॉक दे दिए होंगे, और जो टेक्स्ट बुक के अलग से आते हैं 20-25 मॉक वो भी पूरे दे दिए थे प्री से पहले। हम्म। तो प्रीलिम्स के लिए आपके टोटल 50-70-80 मॉक हो गए एक हाँ। तरह से, है ना? मॉक्स में जो परसेंटाइल रेंज रहती थी आपकी, वो कितनी रहती थी लगभग? प्री में तो मतलब 98 से तो मैक्सिमम ऊपर रहती है, बाद में स्टार्टिंग तो कम से हुई थी। स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में मतलब 90 से अबव रहती थी, पर मतलब कभी-कभी 95-96 ऐसे रहती थी। फिर धीरे-धीरे 98 से ऊपर आ गई थी, और मतलब लास्ट तक ऐसे 99 से ऊपर या 98 से ऊपर रहती थी मैक्स। तो जो मॉक के आपकी रैंक होती थी, वो क्या रैंक का रेंज क्या रहता था आपका? तो मॉक में तो सर मतलब पता नहीं, कई लोगों के बहुत हाई स्कोर होते थे। मतलब मॉक में ऐसा था कि मेरी 100 के आस-पास रैंक आ जाती थी, कई बार 200-300 भी आ जाती थी। तो मतलब 100 से कम तो कम ही आई है, 1-2 बार आई है 25-30 के आस-पास। मतलब आपकी मॉक में रैंक 3 कभी नहीं थी? नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, मॉक में क्या होता है, एक तो ये मॉक्स ऐसा नहीं होता कि लाइव मॉक्स होते हैं कि हाँ। घंटे भर में खत्म हो रहे हो। तो कई बार आप देखते हो कि टॉपर है, 25 मिनट में उसने पूरा स्कोर कर हाँ, रखा है, मैंने सिर्फ राइट? देखा है कि 200 में से 200 प्री के मॉक में। फ्री में आ जाते हैं। तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आप मॉक में एक कंसिस्टेंट रेंज में, जैसे ये कह रहे हैं ना कि हमारा 100-200 रैंक के आसपास रेगुलर रहा है, तो वो बंदा फिर आराम से एग्जाम में जो है टॉप कर सकता है, रैंक 1 भी ला सकता है, रैंक 2, रैंक 3 भी ला सकता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, मॉक के एनालिसिस कैसे करते थे आप? फिर मॉक में जैसे पहले मॉक दिया, फिर उसके बाद पहले जो क्वेश्चन गलत हुए वो देखता था। फिर टेक्स्ट बुक में आता था, टाइमर दिखाता था कि एवरेज से कहाँ ज़्यादा टाइम लिया तुमने, वो सारे क्वेश्चन देखता था। और फिर जैसे मेरे को लगता था कि कोई क्वेश्चन में मतलब मैंने कर तो दिया उस टाइम पे, पर ज़्यादा दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया, जैसे भी आंसर सही हो गया तो वो भी मैं देखता था। और फिर जैसे 4-5 मोच मतलब 5 मॉक हो गए इकट्ठे, एक-एक का तो मैंने एनालिसिस वो थोड़ा-थोड़ा कर लिया। 5 इकट्ठे हुए तो 5 को लेके बैठता था मैं। इनमें से मतलब एक पैटर्न बनता है वो आपका कि इस टॉपिक के ही क्वेश्चन लगातार गलत हो रहे हैं। फिर मैं वो देखता है किस टॉपिक्स के लगातार गलत हो रहे हैं, कहाँ पे लगातार गलती हो रही है। फिर उस टॉपिक को रिवाइज़ करना, फिर अगला मॉक देना। नितिश, एक सवाल है यहाँ पर। एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया जो आई थिंक अभी तक किसी ने डायरेक्टली इसके बारे में बात ही नहीं करी थी। कि आपने बोला कि एक मॉक दिया, उसको तो एनालाइज करते ही जा रहे हैं, लेकिन जब इकट्ठा हो गए मेरे पास 5 मॉक, तो वहां से पैटर्न एनालिसिस, आई थिंक यही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो लोगों को समझना है। सिंगल मॉक अच्छा खराब कुछ भी हो सकता है, बट दैट डजंट शो एनी पिक्चर। व्हेन यू सी द पैटर्न कि भाई मेरा ये टॉपिक बार बार क्यों गलत हो रहा है, ठीक है, वहीं की एरिया है कि यहाँ मुझे इंप्रूवमेंट की नीड है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इसके बारे में मैं एलेबोरेशन चाहता हूँ आपकी तरफ से, थोड़ा और एलेबोरेट करिए। सिंगल मॉक के एनालिसिस में कितना टाइम लगाते थे आप? सिंगल प्री का मॉक होता था तो मैं आधे घंटे में एनालिसिस हो जाती है, आधे घंटे के अंदर अंदर। कोई नोट्स वगैरह, बुकमार्क वगैरह कुछ बनाते थे आप? नहीं, बुक मार्क वगैरह नहीं बनाता था मैं। मतलब जैसे कोई टॉपिक का नाम लिया, टॉपिक में लगा था क्वेश्चन गलत, तो उस टॉपिक का नाम में लिख लेता था कि इस टॉपिक को पढ़ना है। अच्छा, तो उसको फिर कैसे पढ़ते थे आप उस टॉपिक को? जैसे लेट्स से मैथ्स है, मैथ्स से मान लिया कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री, उसके क्वेश्चन आपके गलत हुए, आपने नोट कर लिया, तो उसको कैसे पढ़ोगे फिर आप? ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने नोट्स बनाए थे ना, उसके जितने भी फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री बहुत फॉर्मूले हैं,
तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए और जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे मतलब पढ़ने के टाइम इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन वापस कर लिए खुद से, मतलब क्वेश्चन देखे सॉल्व खुद से कर लिए। और फिर मतलब मैंने जो अभिनय सर की बुक से सॉल्व किए थे, मैं बुक से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेता था, फिर अगला मॉक देता था उसके बाद। मतलब एक मॉक की कमी हम्म। जो निकली उस पर थोड़ा काम किया, फिर अगला मॉक दिया। हाँ। यही सारे सब्जेक्ट्स में किया आपने? हाँ ऑलमोस्ट। ठीक है, हर हर विषय में ऐसा किया। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जो पैटर्न एनालिसिस आपने करी ये 5 दिन में आप करते थे, क्या ये कंटिन्यूअस आपने किया हुआ है? हाँ सर, जैसे मतलब कई बार क्या एक मॉक में नंबर कम आ जाते थे, तो मतलब उससे डिमोटिवेशन आता है, पर मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मैं लगभग ऐसे देखता कि 5 मॉक हो गए तो उनका एवरेज स्कोर क्या रहा है। एवरेज स्कोर अगर अच्छा है तो मतलब ठीक जा रहा है, बीच बीच में मॉक टफ भी आ जाते हैं कुछ भी, तो मतलब उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता था मैं। फिर जैसे मतलब मैं सैटरडे संडे को मॉक देता था एक तो, और बीच में तो मतलब कभी टाइम मिलता था ना, तो मैं उस टाइम मतलब वीक में 3-4 मॉक दे पाता था। तो जैसे पूरा वीक हो गया तो फिर मैं उसको लेके बैठता था कि इसमें इस वीक में कहाँ कहाँ क्या क्या टॉपिक में गलतियाँ हुई, फिर उसको रिवाइज। सो ये बहुत बढ़िया पॉइंट इन्होंने बताया, और मैं कहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को ये फॉलो करना चाहिए कि आप एक मॉक टेस्ट देख के, खराब स्कोर देख के डिस्करेज ना हो। 5 मॉक टेस्ट कम से कम एवरेज निकालो। मैं भी ये लोगों से बोल रहा हूँ, मुझे कोई मैसेज करेगा कि सर ये मॉक में मेरा 80 नंबर आया, तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं पता चलता इससे, मुझे अपने 5 मॉक्स का एवरेज बताओ, क्योंकि एवरेज से पता चलता है कि एक्चुअल स्टैंडिंग क्या है, पैटर्न क्या है, अदरवाइज कैसे बोल सकते हो आप। ठीक है नीतीश, एक तो होता है कि एक चीज़ को पढ़ना, सिलेबस ख़त्म करना, लेकिन रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं ऑलवेज बच्चों से कहता हूँ कि वाइज स्टूडेंट्स ऑलवेज रिवाइज, राइट? बट रिवीजन का क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए? फ्रेमवर्क इन द सेंस कि सब बच्चे समझ ही नहीं पाते कि मतलब नई चीज़ पढ़ रहे हैं, रिवीजन कब करें आखिर? 50 चीज़ें हैं तैयारी में, 4 सब्जेक्ट हैं, उनके रिवीजन है, मॉक टेस्ट भी देना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा। तो रिवीजन के लिए क्या कोई प्रोसेस है, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई टाइम फ्रेम है? आपने कैसे किया रिवीजन, और बच्चों को कैसे करना चाहिए रिवीजन? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जैसे सर लेक्चर देखता था तो आज जो पढ़ा है उस दिन तो वो रिवाइज करता ही था, मतलब एक सेम क्विक डे? क्विक रीजन टाइप, कि वो कम से कम अगले दिन पढ़ूँ तो पीछे का थोड़ा कनेक्ट कर पाऊँ कि कल क्या पढ़ा था, क्योंकि इंग्लिश में और जीएस में तो बहुत ज़रूरी है वो। और तो मैथ में जैसे आपने कोई चीज़ आज पढ़ी तो शाम को कब रिवाइज करोगे फिर आप? जिस दिन में अगर लेक्चर देखे तो रात को सोने से पहले उसको रिवाइज किया। नोट्स से? हाँ, जो नोट्स बनाए दिन में, ओके। तो वही तब तो रिवाइज किया, और जैसे एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो गया। अब यहाँ पर मैं एक सवाल और पूछूंगा हम्म, आपसे कि लेट्स से कोई घंटे भर का कंटेंट है, हम्म, उसका आपने नोट्स बनाया, हम्म। तो उसके रिवीजन में आपने कितना टाइम दिया? अब वो सर जैसे जीएस है तो 5-7 मिनट में, ओके। इंग्लिश है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और मैथ है तो क्वेश्चन करने तो और 20 मिनट लग जाएगी उसमें लगभग। मैथ्स में 20 मिनट 1 घंटे में, हम्म, राइट? तो मैं ऐसे कहूँ कि जो कंटेंट का टाइम है, हम्म, उस कंटेंट के टाइम का लगभग 10% से 20% टाइम हम मान सकते हैं। रिवीजन। मैथ्स में आप 20 मिनट दे रहे हो तो 1/3 टाइम भी हो गया, बट एटलीस्ट ऐसे कहें कि मतलब 30% टाइम, 20% टाइम आप रिवीजन में भी उसी दिन देते थे, हाँ। सेम डे। ठीक है, एंड फिर क्या कोई वीकली रिवीजन प्लान था? नहीं सर, जब तक शुरुआत की 1-2 महीने तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं था। जब एक बार वो वीडियोज़ खत्म हो गए ना, तब मैंने वापस रिवाइज़ करना शुरू कर दिया था सब कुछ। कि मैथ में तो जो मैंने वीडियो देखे थे वो, और जीएस में, और इंग्लिश में तो ग्रामर रिवाइज़ करता था और वोकैब साथ-साथ पढ़ता था। वोकैब में ऐसा था कि जो पढ़े ना 3-4 दिन हो गए तो पीछे वाला भी वापस रिवाइज़ करता था, कि इतनी बार रिवाइज़ हो जाएगी वो वोकैब तभी याद होती है रटने से। वोकैब बड़ा वो है, 8-10 बार रिवीजन माँगती है तभी वो रट जाती है। जीएस में ऐसा था कि एक सब्जेक्ट उठाया, उसका रिवाइज़ पूरा कर लिया, फिर दूसरा उठाया, तो एक बार मेरा रिवीजन पूरा हो गया, जैसे मान लो महीने भर में पूरा हो गया रिवीजन। फिर मैंने दोबारा रिवीजन स्टार्ट किया सेम ही तरीके से पहले किया था, तो वो रिवाइज किया, और साथ जैसे इंग्लिश में मैं रिवाइज करता था, तो वो जैसे मान लो एक टॉपिक ग्रामर का पढ़ लिया, फिर मैं वो मिरर ऑफ कॉमन और प्लेन टू पैरामाउंट उठाता था, उस टॉपिक की एरर लगा लेता था एंड टू एंड साथ में ही। फिर अगला टॉपिक पढ़ता था, अगले टॉपिक की एरर लगा देता था, ऐसे ही करता था। मैथ में भी जैसे मतलब कोई टॉपिक अगर सोल्व करना है तो पहले उसके फॉर्मूला वगैरह सब पढ़ लिए, फिर उसकी प्रैक्टिस उस बुक से या जो भी मैंने पीडीएफ बताई थी उनसे। और रीजनिंग में तो ओनली प्रैक्टिस चलती थी, तो उसमें तो रिवीजन का कुछ ज़्यादा था नहीं। और फिर जैसे मतलब लास्ट डिवीजन मतलब प्री था, उससे मैंने 20-25 दिन पहले डिसाइड किया था कि अब एक फाइनल क्विक मतलब सारा जितना भी पढ़ा है सबका रिवीजन फाइनल करना है। तो इसलिए मैंने प्रॉपर A3 में मैंने पूरा बनाया था शेड्यूल कि कैसे कब क्या रिवाइज करना है पूरा, हर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज। तो मतलब वो लास्ट के 25 दिन में पूरा रिवाइज किया था। थोड़ा सा उस शेड्यूल के बारे में थोड़ा बताओगे? वो 25 दिन पहले वाला शेड्यूल किस प्रकार का था, आपने किस तरह से बनाया, थोड़ा गहराई में? मैंने जैसे ऐसे बनाया था कि मतलब कौन सी चीज़ें मेरे को नहीं पढ़नी है। जैसे जीएस में बहुत सारी चीज़ें थी जो चीज़ें करंट से रिलेटेड थी, या फिर कुछ मैंने ऐसे अवार्ड्स बुक्स वगैरह छोड़ रखी थी, तो ये सब नए पढ़ने हैं। और जो पुराने थे वो अलग से नोट कर लिए थे, उनको टाइम कितना टाइम लगेगा इनके अंदर, टाइम ही मैंने लिख लिया था उसमें। मैथ में सारे टॉपिक लिख लिए थे, कहाँ से प्रैक्टिस करनी वो भी लिख लिया था, कितना टाइम इनको देना है, ऐसी रीजनिंग में कि कितने मॉक देने हैं इस टाइप से, और फिर उस हिसाब से ही उसको फॉलो किया। और जैसे मतलब लास्ट 2-3 पहले बचे तो उससे मेरा खत्म हो गया था रिवीजन उससे पहले।
अच्छा, मॉक आपने कब तक दिया? प्रीलिम्स का एग्जाम मान लिया किसी पर्टिकुलर डेट में है आपका, 17 अगस्त को था। हाँ, तो आपने कब तक मॉक टेस्ट दिए? उससे 2 दिन पहले तक मॉक दिए थे मैंने। 2 दिन लास्ट में नहीं दिया। हाँ। ठीक है। और एक चीज़ और मुझे पूछना है कि जो रिवीजन है, बार-बार एक चीज़ को पढ़ना, हुँ। कई बच्चे कहते हैं बोरियत होती है वगैरह-वगैरह। हाउ डिड यू फाइट इट? क्या आपको बोर्डम हुई रिवीजन में? हाँ सर, होती थी। मैं ऐसा करता था कि मतलब कोई चीज़ आज कर रहा हूँ तो 1 घंटे तक वो पढ़ूँगा, फिर सब्जेक्ट चेंज या टॉपिक चेंज। ओके। मतलब मैथ पढ़ रहा हूँ तो फिर उसके बाद जैसे जीएस में आ गया, फिर इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो वोकैब में आ गया, या फिर ग्रामर में आ गया। फिर लास्ट में ऐसा हो गया था मैथ में, तो मतलब पहले ठीक थी तो वो सेम क्वेश्चन करने में बड़ी फिर बोर्डम हो जाती है। ये सेम, ये भी तो किया था क्वेश्चन, आंसर भी याद हो जाते हैं, फिर उसको क्या सोल्व करें? तो मैं सिर्फ एक गाने चला लेता था और फिर मैथ करता था। तो मतलब उससे फिर वो 2-3 घंटे लगातार कर लेता था, ज़्यादा बोर नहीं हो पाता। नहीं तो और जीएस और इंग्लिश में ऐसा है कि टॉपिक चेंज करो या फिर सब्जेक्ट चेंज, ऐसे करता था। और ये अच्छा पॉइंट है। मैं कुछ दिन पहले एक रिसर्च भी पढ़ रहा था ये चीज़, उसमें लिखा हुआ है कि स्टडीज़ में स्टूडेंट्स को एक ही सब्जेक्ट को बहुत लंबे टाइम तक नहीं पढ़ना चाहिए, हाँ। क्योंकि इससे बोर्डम आती है और आपका अटेंशन ब्रेक होता है। सब्जेक्ट आप जितना जल्दी चेंज करोगे, आपको मान लिया दिन में 3 घंटे इंग्लिश पढ़नी है तो एक बार में मत पढ़ो, घंटे-घंटे ब्रेक करके पढ़ो। 1 घंटा इंग्लिश पढ़ा, फिर मैथ पढ़ा, फिर इंग्लिश पढ़ा, तो उस तरह से आप ज़्यादा बढ़िया कर सकते हो। अच्छी बात है, ठीक है। तो पढ़ते समय जब गाना सुनते थे आप, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता है? पढ़ते समय नहीं, मैथ सोल्व करता था उस टाइम पे। हुँ। उस टाइम मतलब वो दिमाग ना, जैसे मैथ कर रहे हैं तो बोर हो रहा है, दिमाग कहीं और जाता है, फिर वो गाने पे ही जाएगा। तो ज़्यादा इधर-उधर मतलब वो नहीं होता डिस्ट्रैक्शन। बस वो गाना चल रहा है और मैथ सोल्व कर रहे हैं। तो गाने कैसे होते हैं? जैसे मैंने देखा कि अगर आप गाने अरिजीत सिंह और विशाल मिश्रा के सुनो तो फिर वो ज़्यादा सेंटिमेंटल माहौल हो जाता है। तो आप कौन से गाने सुनते थे? कुछ इंस्पिरेशनल सॉन्ग थे या लव सॉन्ग्स थे? क्या थे? नहीं, सब हरियाणवी, बॉलीवुड सब चलते थे, अच्छा, पंजाबी। अच्छा। मतलब मैं गाने की लिरिक्स पे तो ध्यान नहीं देता क्या चल रहा ओके, है, ओके। बस वो टोन चलती रहती थी। मतलब आप उस गाने के अंदर नहीं घुस रहे थे, आप हाँ, मैथ्स कर रहे थे। हाँ। ठीक है, गुड, गुड। फ़ेवरेट गाना क्या है आपका? ऐसे तो मेरे गाना सर एक भी याद नहीं, सुने तो बहुत है पर मेरे याद एक भी नहीं है। ओके, हाँ, पर एक वो अजर मूवी का बोल दो ना ज़रा, वो मैंने बहुत बार सुना है। अच्छा वो गाना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। पहला अटेम्प्ट है आपका, पहली बार आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक नर्वसनेस भी होती है। क्या कोई टारगेट था कि मेरे को रैंक लानी है बहुत अच्छी, तो ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है फिर आई थिंक कि मुझे बहुत अच्छा करना है प्री में। इस बार तो चलो पैटर्न चेंज है तो इन बच्चों को प्री का इतना टेंशन नहीं है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था 2 दिन पहले एग्ज़ाम के प्री के? मेरा टारगेट ये था कि मतलब नॉर्मलाइज़्ड एटलीस्ट 180 लाने हैं मेरे को। नॉर्मलाइज़ होने के बाद मतलब रो 160 होना चाहिए मिनिमम। तो वही था मेरा कि 160 लाऊँगा तो 180 शायद हो जाएँगे नॉर्मलाइज़ होके, 15-20 नंबर तो बढ़ जाते हैं। ओके, ये टारगेट आपके दिमाग में था। तो क्या डर भी था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए? मतलब थोड़ा-थोड़ा डर था पर मतलब मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश ठीक हो गई है। तो इन तीनों में 140 के आस-पास स्कोर कर लूँगा और जीएस में 20 भी आएँगे तो 160 लगभग हो जाएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस था उस टाइम। हुँ, हुँ। एग्ज़ाम के आखिरी 2 दिन बताओगे क्या किया आपने? क्या शेड्यूल था आपका? एग्ज़ाम के मतलब 17 को मेरा एग्ज़ाम था, तो 14 तक मैंने मॉक दिए। 15 को कुछ मैथ के और वोकैब मैंने रिवाइज़ कर ली। 16 को ऐसे कुछ नहीं किया। उस टाइम क्या मतलब थोड़ी फैमिली में भी प्रॉब्लम थी, तो उस टाइम थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी बड़ा रहता था। उस टाइम मेरी ग्रैंडमदर और मेरी सिस्टर दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थी। अच्छा। हाँ, तो 17 को मेरा एग्ज़ाम था, 17 को सेकंड शिफ्ट में और 17 को सुबह 3-4 बजे मेरी ग्रैंडमदर एक्सपायर हो गई थी। ओहो! तो घरवालों ने फ़ोन किया कि फिर जाना पड़ता है तो। मतलब मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी घर पे भी बताया नहीं था, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मतलब मेरे अलावा मेरे जो साथ रहे 2-3 लोग उनको पता था, किसी को नहीं पता था। क्योंकि अलग प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि फिर एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ जाती है कि तुम्हारा कितना स्कोर आया। तो मैंने वो बिल्कुल एकदम सीक्रेट रखा उसको। तो मतलब घरवालों को फिर बताया था कि एग्ज़ाम है मेरे 17 को, घरवालों को नहीं पता था कितना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, कितना पढ़ा हूँ, कुछ नहीं। तो घरवालों ने बोला कि आ जा। तो फिर मैं 5-7 मिनट सोचा कि क्या करूँ? फिर मैंने बोला कि एग्ज़ाम दे के ही आऊँगा, मैं आने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर नोएडा में मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं सुबह गया उधर एग्ज़ाम में जब मतलब 17 को सेकंड शिफ्ट में था, तो 11 बजे से फिर मैं अंदर गया, तो फिर वहाँ जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो पहला था मेरा रीज़निंग अटेम्प्ट किया मैंने सबसे पहले। अब रीज़निंग मेरा सब टफेस्ट शिफ्ट थी उसमें 2020 में और उसमें टफ रीज़निंग ही थी, उसके कारण ही टफ हुई थी वो शिफ्ट। हुँ। और मैं रीज़निंग को सोचा था 15 मिनट में कर लूँगा। बट जैसे वहाँ पे पेपर शुरू में क्वेश्चन टफ आने लगे तो शुरू के 20 मिनट में मेरे 17 ही क्वेश्चन हुए। और उस टाइम मेरे को लग रहा था कि मतलब शायद मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं है, बाहर जा रहा है और सब मेरा हिसाब सही हो रहा है। मेरे को एक बार लगा था कि ये अटेम्प्ट में नहीं होगा, जो होगा कर लेता हूँ। फिर बीच में शायद उस टाइम वो वेरिफिकेशन बीच में करने आते थे एक बार। हुँ। तो वेरिफिकेशन करने इतने पसीने आ रहे थे, मेरे फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रहा था उसमें, वो इवन एसी चल रही थी अंदर, इतने पसीने आ रहा था फिंगरप्रिंट भी नहीं ले पा रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने फिंगरप्रिंट दिया उसको। तो जैसे ही वो लेके गई फिर मेरे दिमाग में आया हो सकता है पेपर भी काफ़ी टफ हो सकता है, क्योंकि वो पैटर्न जैसे बन रहे थे रीजनिंग में, तो मेरे को लग नहीं रहा था कि वो पेपर ईजी है। तो लास्ट के 5 क्वेश्चन निपटाए फटाफट, फिर आगे जीएस मैथ रीजनिंग की, नहीं वो जीएस मैथ और इंग्लिश। मैथ में मतलब नॉर्मल पेपर आया था और मैथ में थोड़ा कॉन्फिडेंस था, तो मेरी 15-17 मिनट में मैथ हो गई थी, तो टाइम वहाँ बच गया। नहीं तो और वो एक बैलेंस हो गया। हमने एक बार तो पेपर में हार मान ली थी कि शायद इस बार कुछ नहीं होगा। तो आपकी दादी की डेथ सुबह उसी दिन हुई, 17 तारीख को आप बोल रहे थे? हुँ। ये भी एक चैलेंजिंग होता है। आई थिंक मुझे भी याद है कि मेरी दादी की जब डेथ हुई तो मैं बड़ा इमोशनली वो हो गया था। अ,
तो क्या वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड तो चल ही रहा होगा आपको ना, बिकॉज इट्स, बच्चे दादी को लेके बड़े क्लोज होते हैं ना, तो वो कैसे आपने शिफ्ट किया ड्यूरिंग द एग्जाम, बिकॉज इट इज नॉट सो इजी कि आप मेंटल शिफ्ट करके तुरंत ही फिर पेपर में ही पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ, कैसे? मतलब जैसे मेरे पेपर था उसमें 2 घंटे पहले ही चला गया था वहाँ पे सेंटर पे, और वहाँ पे पास में एक पार्क है। मैं उस पार्क में बैठा था चुपचाप एकदम, मतलब कुछ नहीं, बस बैठा था चुपचाप आराम से। फिर मैंने वहाँ बैठ के लास्ट में जब 25-20 मिनट बची थी तो मैंने 2-3 गाने सुने ऐसे ही, और फिर पेपर देने चला गया। और शुरू के 20 मिनट तक तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि घर जाना है, ये है, वो है, और पेपर भी टफ था, तो एकदम वो मतलब बिल्कुल होपलेस वाली सिचुएशन हो गई थी शुरू के 20 मिनट में तो। पर जब वो वेरिफिकेशन के बाद जब मैंने सोचा कि पेपर शायद बहुत टफ है, तभी मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस किया तो कॉन्फिडेंस भी था, तो क्वेश्चन तो होने चाहिए। और फिर जब मैं रीजनिंग से आगे गया ना, जीएस में मेरे कुछ 10-12 क्वेश्चन हो गए थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया कि जीएस में 20-25 नंबर आ गए हैं, बाकी मैं अब अचीव करना है जो करना है। मैथ भी सिंपल है, तो फिर कॉन्फिडेंस बन गया थोड़ा, तब थोड़ा ध्यान उधर पेपर में लगा। नीतीश, अब मैं कुछ और पहलू हैं, अभी तो हम कंटेंट की बातें कर रहे थे, वो पहलू हैं तैयारी में जो हमें बहुत सारी चीज़ें एस्पिरेंट की जर्नी में देखना है। एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। इस लंबे प्रोसेस में और ऊपर से इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है। हर जगह से आप जाओगे, यूट्यूब में स्ट्रैटेजी चल रही है, हर कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है, कंटेंट भी बहुत सारा है, तो एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। इस समय यूट्यूब को अगर एक प्लेटफॉर्म की तरह देखूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, मैजिकल है लोगों के लिए, आपने यूट्यूब का किस तरह से इस्तेमाल किया सेलेक्टिव, और आप कैसे रिकमेंड करते हो कि एस्पिरेंट्स को यूट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अपना टाइम भी वेस्ट मत करें और उनको जो बेनिफिट्स हैं, राइट? जैसे आज की डेट में ये कह देना कि भाई टेक्नोलॉजी मत यूज़, जैसे कई लोगों को मैंने देखा बोलते हैं मत यूज़ करो टेक्नोलॉजी टाइम वेस्ट है। बट टेक्नोलॉजी ना यूज़ करने का मतलब क्या है कि आप तो फिर पाषाण काल में जी रहे हो। हाँ। टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी चीज़ है, यूज़ करना चाहिए, उसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। ऐसे यूट्यूब है, हाँ सर। सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो एक एस्पिरेंट को यूट्यूब कैसे यूज़ करना चाहिए फॉर प्रिपरेशन? जैसे मैंने यूज़ किया था अभिनय सर की वीडियो देखने के लिए और रीजनिंग के जो कुछ वीडियो देखने के लिए। तो आजकल क्या मतलब मैक्सिमम टीचर्स के फ्री भी मिल जाते हैं कोर्स पूरे यूट्यूब पे। तो वो देखने तो पहले तो मान लो वो हमको वो देखने हैं, और ऐसे नहीं कि मतलब कई ऐसे चैनल होते हैं कि 1 मंथ स्ट्रेटेजी, 15 मंथ स्ट्रेटेजी, 7 दिन की स्ट्रेटेजी, मतलब उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है, सबका बैकग्राउंड अलग होता है, सबका मतलब अपनी खुद की एक अलग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि मेरे हिसाब से क्या सही है। अपनी वीकनेस पता करें पहले कि ये मेरी वीकनेस है, उस पर ज़्यादा काम करें। तो ऐसा नहीं कि मतलब हर किसी की स्ट्रेटेजी देख के वो रिसोर्सेज देख सकते हैं, जैसे टॉपर्स वगैरह क्या यूज़ करते हैं, उन्होंने क्या यूज़ किया, तो वो रिसोर्सेज वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। पर कई लोग भाई यूट्यूब चला रही है और शॉर्ट्स चलाते चल रहे हैं, तो वो बड़ा एडिक्शन है। तो बस अपने को ऐसा है कि मतलब सब्सक्राइब वही चैनल करें जो पढ़ाई के हैं, तो मतलब वैसे सजेशन में कम आएंगी वो एक्स्ट्रा चीज़ें। तो वही है यूट्यूब से। तो आपने कितने चैनल सब्सक्राइब किए होंगे टोटल? मैंने 8-10 तो सब्सक्राइब किए हैं। 8-10 एजुकेशनल सारे? हाँ, मतलब और भी हैं, एजुकेशन टोटल 8-10 कर। टोटल 8-10, ठीक है, गुड। एक चीज़ नीतीश और, तैयारी में टाइम टेबल का क्या रोल होता है? क्या आपका कोई टाइम टेबल था पढ़ाई का फिक्स, डिसिप्लिन की मेरे को इस टाइम पे पढ़ना है, या बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं जब मन किया तो पढ़ा, जब नहीं मन किया तो नहीं पढ़ा? तो चूंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल रहे हैं, जॉब भी कर रहे थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया। टाइम टेबल था सर, पर मतलब इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही फिक्स है, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल भी था। जैसे मतलब दिन में तो टाइम नहीं मिलता था इतना, पहले वर्क फ्रॉम होम था तब मिलता था, बाद में जब एक बार ऑफिस शुरू हुआ था तब टाइम मिलता था। तो मैं सर रात को 9:30 बजे बैठता था और 2 ढाई बजे तक पढ़ता था। मतलब कंटिन्यू नहीं, बीच में 5-7 मिनट के ब्रेक ऐसे होते थे। फिर 2 ढाई बजे सो जाता था और सुबह 8 बजे उठता था, और फिर ऑफिस, फिर वही पैटर्न चलता था। और जैसे छुट्टी हो जाती थी मान लो किसी दिन ना, तो उसमें क्या करता था मैं पूरे दिन पढ़ता ही था तब तो। और उसमें क्या था कि मान लो सुबह 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद में फिर लंच करता था, मतलब उठता लेट ही था, पहले से ही आदत खराब थी वो। फिर जैसे लंच कर लिया, फिर उस थोड़ा-सा टाइम आराम किया, फिर पढ़ा। उसके बाद नहाता था, ऐसा नहीं सुबह नहा धो के बैठने, फिर उसके बाद 2 घंटे पढ़ा, तो ऐसे मतलब ब्रेक ले लेके पढ़ता था, तो ज़्यादा बोर्डम नहीं होती थी। और मतलब एक बार लंबा 8-7 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल है। तो आप नॉर्मल डेज में मंडे टू फ्राइडे रात में 9:30 से ढाई पढ़ते थे, सुबह टाइम मिलता था पढ़ने का आपको? नहीं सुबह मतलब फिर वो 6 घंटे लगभग सोना, 8 साढ़े 8 उठता था, फिर 9:30 से ऑफिस। हाँ, तो आप 6 घंटे ही सोते थे? हाँ, मतलब ये प्रिपरेशन के दौरान मुश्किल से 1-2 दिन गए, 6 से ऊपर सोया हूँ नहीं, 6 से नीचे ही गया होगा नहीं। अच्छा, आपका एवरेज 6 के नीचे रहा है। वीकेंड में नींद पूरी करते थे फिर? वहाँ भी 6 घंटे ही? तो नींद इवन अब भी 6 घंटे सोता हूँ, आदत पड़ गई वो। अच्छा, 6 की आदत आपकी पड़ी हुई है। वीकेंड्स में कितना घंटे पढ़ डालते थे आप? वीकेंड में कम से कम 10-11 घंटे। 10-11 घंटे, वो अच्छे से आपने यूटिलाइज़ किया। तो जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, देखिए ये एक रे ऑफ होप है कि आपको डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बेस्ट टाइम को यूटिलाइज़ करिए, कैसे भी करके। जैसे नीतीश का एक शेड्यूल है, आप देख सकते हैं किस तरह से कर रहे हैं। ऑफ़िस में कितना टाइम पढ़ने का निकालते थे आप? ऑफिस में सर मतलब आधा घंटा तो लंच टाइम के बाद निकालता था मैं, मिनिमम से मिनिमम। ऐसा था कई बार मतलब मैनेजर बॉस नहीं आते थे, तो बैठ के वीडियो देख लेता था मैं। तो आप जहाँ रहते थे वहाँ से ऑफ़िस का रास्ता भी आपने बोला बीच में पढ़ते हाँ। थे, कितनी देर का रास्ता था वो?
25-30 मिनट का, मतलब 20 मिनट भी गए, 20 से 30 मिनट के बीच में लगा लो। तो वो भी आप वीडियो देखने में यूटिलाइज करते हम्म। थे, राइट। और ये तैयारी के दौरान फिर आपका सोशल इंटरेक्शन कैसा था, मतलब दोस्त वगैरह, क्योंकि आप इंजीनियरिंग से जस्ट निकले हो, तो आपके सारे दोस्त कॉर्पोरेट में गए होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, पब्स में जा रहे होंगे, तो क्या उनसे कनेक्टेड थे आप, और थोड़ा सा महसूस होता था ऐसा कि यार ये लोग इतनी मस्ती कर रहे हो, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ? तो तब मैंने तैयारी शुरू की, सबसे पहले मैंने किया था, जितने भी ऐप थे फ़ोन में सबके नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए, हम्म, कि मतलब ऐसा नहीं हो कि कभी घंटी बजी और फ़ोन उठा लिया। अब चलाना तो खुद के हिसाब से चलाना है, 2 घंटे बाद चलाना है, 1 घंटे बाद चलाना है। और फिर क्या किया, इंस्टाग्राम बड़ा, मतलब पहले बहुत चलाता था मैं, तो मैंने इंस्टाग्राम क्या ऐप इंस्टॉल कर दिया। फिर मैं वेबसाइट से चलाता था, वेबसाइट से मतलब फिर वो बड़ा ऐसा इंटरफेस अच्छा एडिक्शन नहीं नहीं है, होता तो है, फिर वो मज़ा ही हाँ, नहीं आता, तो फिर वो धीरे-धीरे अपने आप कम हो जाता चलना। और फ्रेंड मतलब 5-7 फ्रेंड तो मेरे कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में थे। बाकी जो दोस्त और घूमने जाते थे या उनसे मैं थोड़ा कम कॉन्टैक्ट में रहता था। मन तो करता था कि घूमने जाऊँ, बट फिर वो लगता था कि क्या यहाँ तो मैं घूम रखा हूँ, यहाँ क्या करूँगा दोबारा जाके? फिर ऐसा होता है कि बाद में घूमेंगे कभी, तो वो थोड़ा कंट्रोल किया। बाकी मतलब जैसे कई ऐसा होता है कि मतलब ऐप का नोटिफ़िकेशन ऑन रखते हैं तो मैसेज आया तो उठा लेते हैं हम। अगर वो ऑफ रखेंगे तो हम अपने हिसाब से ही चलाएँगे उसको, तो वो हम्म, बड़ा ज़रूरी है। हम्म। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप थोड़ा आंसर दें, कि दिन भर में अगर मैं देखूँ कि सोशल मीडिया आप अगर लेट्स से ऐप नहीं है, वेब से यूज़ करो, कितनी देर यूज़ करते थे आप? जैसे इंस्टाग्राम पे मैं रात को सोते टाइम चलाता था मैक्सिमम। पढ़ लिया सब, 15-20 मिनट इंस्टाग्राम चलाया फिर सो गए। ओके। और व्हाट्सएप तो जैसे मतलब थोड़ा ऑफ़िस के भी मैसेज वगैरह आते रहते, तो वो फिर मेरे को दिन में भी कई बार देखना पड़ता था व्हाट्सएप। स्क्रीन टाइम कितना होता होगा आपका दिन भर में ऑन एन एवरेज? स्क्रीन टाइम तो सर 7-8 घंटे हो जाते थे। मैं क्यों अनअकैडमी में फ़ोन में भी वीडियो देख लेता था, कई बार लैपटॉप में देख लेता था। राइट, राइट। ये मतलब पढ़ाई के लिए ज़्यादा इस्तेमाल उसमें आप कर हाँ। रहे हो, सोशल मीडिया में मान के चला हूँ आप 15-20 मिनट ही पर डे कर रहे हो, ज़्यादा नहीं। मतलब सब लगा के घंटा लगा लो, व्हाट्सएप वगैरह 1 सब लगा घंटा, के। 1 घंटा, ठीक है। अ, तैयारी के दौरान कोई सर्कल था आपका जो एसएससी की तैयारी कर रहा हो बच्चा, कि जैसे कोई मन में डाउट उत्पन्न हुए तो वो कैसे रिज़ॉल्व करते थे? यूट्यूब पे सर्च करते थे? कुछ भी बहुत तरह के सवाल होते हैं कि भाई एग्ज़ाम कब होगा? ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? एक एक कहते हैं ना कि साथ-साथ 2 लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपके साथ कोई था ऐसा? नहीं? मेरा जो रूममेट था वो तैयारी कर रहा था, वो भी नया ही था, तो उसको इतना कोई ऐड नहीं था, तो मैंने टेलीग्राम पे तो चैनल जॉइन किए थे। मतलब जो भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती थी वो फटाफट वहाँ मिल जाती थी। बाकी मतलब एसएससी से कोई रिलेटेड नहीं था, और बाकी सब एकदम आइसोलेटेड। इवन मतलब किसी को पता भी नहीं था कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। सबको लगता था कि पिछली बार गेट में ठीक रैंक आई थी, तो इस बार गेट की तैयारी कर रहा होगा। तो वो एकदम आइसोलेटेड नहीं, ये था। अच्छी स्ट्रैटेजी भी है कि सबको बताने से ना एक हाँ, लोग पूछने अलग भी प्रेशर लगते हैं क्रिएट ना हुआ। कि राइट। और फैमिली को भी आपने ज़्यादा कुछ नहीं हाँ, बताया? शुरुआत में कुछ नहीं बताया था, फिर बाद में धीरे-धीरे अच्छा, अच्छा। फैमिली का रिएक्शन कैसा था आपके रिज़ल्ट के बाद? मतलब वो तो काफ़ी खुश थे। मतलब पहले मैंने बताया था उनको मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, पर उनको रैंक था नहीं था कि 3 रैंक आएगी। तो मैंने मतलब घर पे तो था नहीं, मैं तो यहीं पे था दिल्ली, तो मैंने फ़ोन किया पहले सबसे पहले घर पे। तो घरवाले तो काफ़ी खुश थे। उन्होंने सबको बताया, फिर रिलेटिव्स वगैरह को, उनको जो भी, हुँ। वो काफ़ी खुश थे। तो फैमिली में आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब में पहले से है या फिर आप नई शुरुआत करी? मतलब मेरी फैमिली तो मैं ही हूँ। अच्छा। मतलब वो एक लंबी कहानी है। मेरे पापा की 2 गवर्नमेंट जॉब लगी थी, पर वो एक तो अभी सब जुडिस है और एक में वो गए नहीं थे। हुँ, राइट, फादर अभी क्या करते हैं? अभी मतलब एक प्राइवेट जॉब करते हैं अभी तो, और फार्मिंग, अच्छा, फार्मिंग करते हैं। मदर? हाउसवाइफ। और घर में कौन-कौन है? अभी तो यही है, सिस्टर की शादी हो गई। एक चीज़ और नीतीश मुझे जानना है कि प्रिपरेशन के दौरान जैसे आपने तैयारी करी जॉब करते-करते, तो बहुत लोगों के अंदर ये टेम्पटेशन होती है कि यार नौकरी छोड़ के तैयारी करते हैं, क्योंकि जो नौकरी में है उनको लगता है कि हमारे पास टाइम कम है और फुल टाइम तैयारी करने वाले इतने लोग हैं तो हमारी रैंक कैसे आएगी? हुँ। क्या आपके ख्याल में भी ऐसा है, अभी नौकरी छोड़ देते हैं, क्यों नौकरी के साथ तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा था कि सर एसएससी का प्रोसेस पता है बहुत लंबा है, 1.5-2 साल लग जाती है। तो जब वो हम स्पेशली उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वही चीज़ पढ़ते-पढ़ते हम कई बार बोर हो जाते हैं। फिर वो फ्रस्ट्रेशन होता है कि पेपर कब होगा, पता नहीं क्या होगा। जॉब रहती है थोड़ा सिक्योर रहता है कि सैलरी तो आ ही रही है, और कब भी होगा, 1 साल 2 साल बाद कभी भी होगा पेपर तो होगा ही। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सिक्योर था, तो प्रेशर कम हो जाता है उस हिसाब से। इवन अब तो सर 6 महीने का पैटर्न इन्होंने कर दिया, तो फिर भी मतलब सोच सकते हैं एक बार। पर जो पहले वाले पैटर्न में जॉब छोड़ के तैयारी करना और अलग रिस्क था। तो अभी आप वर्किंग हैं या आपने जॉब अभी छोड़ दी है? वर्किंग हूँ, नोटिस पीरियड चल रहा है, रिज़ाइन डाल दिया है। अच्छा, रिज़ाइन डाल दिया, तो कैसा महसूस हो रहा है? रिलीफ़? एक राइट, बहुत बहुत अच्छा रिलीफ अब तो। तगड़ा रिलीफ़ हो रहा है, ठीक है। एक और चीज़ मुझे जाननी है कि जैसे प्रिपरेशन के दौरान जैसे जो लो फेजेज़ आते हैं कई बार ड्यू टू मेनी रीज़न्स, जैसे आप कोविड के फेज़ में तैयारी करते तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी था और कुछ करने का मुझे याद है वो फेज़ एक ऐसा था जब सेकंड वेव आई है। हुँ। उस समय तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, मतलब लग रहा था काम-वाम सब कुछ करें ही ना। तो वो जो तैयारी का फेज़ होता है वो और डिप्रेसिंग हो जाता है फिर उस फेज़ में, राइट? तो जो एस्पिरेंट जब ये डिमोटिवेशन वाले फेजेस को इनकाउंटर करता है, जहाँ पर उसको सेल्फ डाउट होता है हुँ। कि होगा नहीं होगा क्या होगा, ये कैसे टैकल करना चाहिए और आपने कैसे किया? मतलब आपको क्या ऐसा हुआ? या देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट के 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि पहला अटेम्प्ट है तो यू नो कि एक्सपेरिमेंट है मेरा, इतना प्रेशर नहीं है। आपके पास जॉब है तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपके पास है।
बट स्टिल जब आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट लगाते हो तो एक्सपेक्टेशन होती है कि रिजल्ट आएगा, और वहीं से फियर क्रिएट होता है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, कैसा आपका फेज रहा ये पूरा? पहले तो सर कोविड टाइम था, तो मेरे को पता था कि अभी टाइम है वो मिलना है, फिर टाइम इतना मिलेगा नहीं कभी, तो मेरे को लगता है ये टाइम पहले ही फुल यूटिलाइज करना है। तो पहला तो वही था। फिर ऐसा था कि मतलब करंट जॉब थी, मतलब कॉर्पोरेट में तो बड़ा प्रेशर रहता है, तो फिर वो है कि जो मैं करंट जो काम कर रहा हूँ उसका डीमेरिट्स होता था, इसकी डीमेरिट्स क्या है, और एक बार अगर मैं वो कर लूँगा तो ये सब दूर हो जाएंगे। तो मेन तो मेरा वही था मोटिवेशन, इसकी डीमेरिट्स क्या है, अगर ये सब कर लूँगा तो फिर वो नहीं करना पड़ेगा जो अभी मेरे को प्रेशर झेलना पड़ रहा है। और जैसे कभी कभी डिमोटिवेशन आता था, तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं फिर पढ़ाई छोड़ देता था बीच में। जो अपनी हॉबीज़ है वो थोड़ा फॉलो कर लो, थोड़ा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर वापस हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो फिर ज़्यादा डिमोटिवेशन होगा। और कुछ मोटिवेशनल बुक्स वगैरह ये सब कुछ देखते थे आप? नहीं मोटिवेशनल बुक्स तो मैंने कोई पढ़ी नहीं। नहीं हाँ। पढ़ी, राइट? कोई मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह वगैरह? नहीं, मैंने मतलब 2-3 बुक्स पढ़ी थी, पर वो सब ऐसे मतलब हॉबी से रिलेटेड थी। जैसे मतलब क्रिकेट से 2-3 रिलेटेड बुक पढ़ी थी मैंने। विराट कोहली की एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, सचिन की, गांगुली की, इन सब की, ये सब पढ़ी थी। बाकी तो बुक तो बाकी बाकी आप अपनी पढ़ाई में लगे रहे। हुँ। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। तो नीतीश, इस तैयारी के दौरान आप सिर्फ एसएससी सीजीएल पे फोकस थे, या आपने, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है, अनसर्टेनिटी है, कई बार कोर्ट केसेस भी हुए एसएससी एग्जाम्स पे, तो आप और एग्जाम्स भी, सरकारी एग्जाम्स दे रहे थे? इनसे मेरा मेन फोकस तो सीजीएल ही था, क्योंकि अभी मैं जॉब कर रहा था तो वो इनसिक्योरिटी नहीं थी कम से कम। बट मेरे एक दोस्त ने बोला था तो मैंने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भर दिया था। मतलब अलग से प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश लगभग वही चीज़ें आती है, बस रीजनिंग में पजल्स वगैरह एक्स्ट्रा आ जाती है उधर। तो मैंने उसी बेसिस पे वो एग्ज़ाम दिया था। तो वो क्लियर हो भी गया था, उसकी जॉइनिंग आई थी जुलाई में। तो अब फिर थोड़े टाइम इसका रिजल्ट आने वाला था, फिर मैंने उस हिसाब से ज्वाइन नहीं किया वो, क्योंकि फिर बैंक। तो आपको क्या लगता है कि जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, फिर अभी तो पैटर्न काफ़ी कुछ ज़्यादा ओरिएंटेड हो गया है बैंकिंग में, अगर बच्चा जाना चाहता है तो आसान है उसके लिए। बट जो इंग्लिश बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन तो डिफरेंट होते हैं, आरसी लंबी आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बट ये तैयारी वहाँ कितने % हेल्पफुल है बैंकिंग जैसे में? मेरे को लगता है इंग्लिश और मैथ में तो मतलब जो हम एसएससी में पढ़ रहे हैं ना, वो हम बैंक में पूरा यूज़ कर सकते हैं। इवन मेरे बैंक में जो पैराग्राफ उधर पैसेज आए थे, वो ऐसे लगा कि थोड़े मतलब डेटा बेस्ड थे वो। तो इवन ईज़ी थे सॉल्व करने, इवन एसएससी के मेंस से। तो रीजनिंग में अलग से पजल्स वगैरह आती है, पर उसमें भी क्या है, कुछ पजल्स आती है, कुछ क्वेश्चन जो आते हैं हम इधर पढ़ते हैं वो भी। क्लोजिंग वगैरह, एनालॉजी, वो स्टेटमेंट कंक्लूजन कुछ। तो वो हम मतलब सेलेक्टिव क्वेश्चन करने पड़ते हैं। बैंक में तो कट ऑफ वैसे कम जाती है, टाइम भी कम रहता है। तो सेलेक्टिव क्वेश्चन मतलब पजल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन बाकी क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया केवल। राइट। नीतीश, एक सवाल मेरा और भी है कि जैसे अभी ये बड़ा अच्छा है कि अभी एसएससी के टॉपर्स को मतलब होता है ना कि काफ़ी सेलिब्रेट भी किया जाता है, एक मैसिव पॉपुलैरिटी भी होती है, और उसका एडवांटेज भी है, ज़्यादा लोग जान पा रहे हैं इन एग्ज़ाम्स के बारे में, सीधे टॉपर से सुन पा रहे हैं, है ना? पहले ये सब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। आपको क्या लगता है इन टॉपर शोज़ का क्या फ़ायदा है? आपने भी कुछ टॉपर शोज़ वगैरह देखे थे? हाँ, मैंने टॉपर्स तो देखे थे ना कुछ, बस वो मैं इसलिए देखे थे उनका बैकग्राउंड पता चले क्या है, कि किस बैकग्राउंड से हैं वो लोग, ताकि हम भी कर पाएँ। और जैसे मेरे को जीएस में दिक्कत हुई, तो जीएस के मैंने रिसोर्सेज पता करने के लिए देखे थे। तो लोग मतलब ऐसा देख सकते हैं कि रिसोर्सेज उन्होंने क्या यूज़ किए, कि वही लिमिटेड रिसोर्सेज हम भी यूज़ कर सकें। बाकी स्ट्रैटेजी सबकी डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि टॉपर की स्ट्रैटेजी अलग होती है, उसका बैकग्राउंड कुछ स्ट्रॉन्ग होता है कोई सब्जेक्ट, तो वो उसमें अलग होती है स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी अपनी खुद की बनानी चाहिए, तो वीकनेस पता करो पहले जो भी है, फिर उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। बट वो रिसोर्सेज वगैरह वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, वो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। डायरेक्टली आप 2-4 वीडियोज़ देख के जान सकते हैं क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक सवाल नीतीश और है मुझे जो आपसे पूछना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे टॉपर्स होते हैं, लोगों को लगता है टॉपर्स बहुत बोरिंग आदमी होते हैं, ठीक है? आपकी क्या हॉबीज़ हैं वगैरह, इसके बारे में कुछ बताएँगे? हॉबीज़ सर मतलब क्रिकेट का तो मैं डाई हार्ड फैन हूँ। क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना, मतलब कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ मैं। बल और बैडमिंटन खेलता था, उसके अलावा शाम को रनिंग वगैरह एक्सरसाइज करता था। मतलब जैसे शाम को ऑफ़िस से आने के बाद घंटे भर उसको देता था। थोड़ा मतलब ऑफ़िस से ध्यान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि एक्सरसाइज करने का मतलब टाइम वेस्ट है, उतने ही घंटे में तुम वोकैब्युलरी याद कर लेंगे। आप जॉब भी कर रहे थे, ऑफिस में भी टाइम दे रहे हो, सेल्फ स्टडी से पढ़ाई भी आपको खूब सारी करनी है, और आप रोज 1 घंटे एक्सरसाइज भी कर रहे हो, मतलब रनिंग कर रहे हो वगैरह, ये डेली का शेड्यूल था आपका? हाँ, डेली यूनअप भी है। तो आप रिकमेंड करते हो एस्पिरेंट्स को कि वो पढ़ाई में इतना टाइम निकालें इस सब चीज़ों के लिए? हाँ, एक तो फिज़िकली फिट रहते हैं, और एक क्या मतलब जब मैं फिज़िकल एक्टिविटी करता हूँ तो दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाता है, तो अच्छे से काम करता हूँ। बल्कि इवन जॉब में आने के बाद वहाँ ऑफ़िस का सब कुछ भूलना और एकदम से स्विच करना तो थोड़ा मुश्किल था। तो बीच में वो 1 घंटा उसमें मैं सब भूल जाता था और इधर का शुरू कर देता था फिर। हम्म, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो अभी क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए सर्कल है आपका यहाँ पर? नहीं, जैसे अभी तो पहले तो हम एक तरह से हॉस्टल टाइप में रहते थे वहाँ, कंपनी में हॉस्टल टाइप। अब तो बाहर रह गए, अभी तो कुछ है नहीं। पर अभी मतलब ऐसे डिपार्टमेंटल मैच चल रहे हैं, तो अब अगले फ्राइडे को मैच है। अच्छा, अगले फ्राइडे को मैच, तो आप बैटिंग करते हो बॉलिंग की क्या? बैटिंग और फील्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो नितिश, आखिरी सवाल, आपने बहुत अच्छे सारे इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस का आंसर दिया है। अब आखिरी सवाल ये है कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं एसएससी सीजीएल जिनका एस्पिरेशन है, आप गांव से आते हो,
आपकी हिंदी मीडियम से पढ़ाई हुई है। आपका मैसेज उन नए एस्पिरेंट्स के लिए क्या है कि जो एसएससी सीजीएल क्रैक करके ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं? आपका क्या मैसेज है उनके लिए? ये सबसे पहले तो जब स्टार्टिंग करो प्रिपरेशन तो सबसे पहले अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लो। जहाँ भी वीडियो देख के या जो भी फीडबैक लेके कि ये ही मेरे को पढ़ने हैं, उन पे फोकस रहो, उनको ही बार-बार रिवाइज़ करो। बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो अपने रिसोर्सेज सेलेक्ट कर लिए उन पे कॉन्फिडेंट रहो। ऐसा नहीं कि वो तो ये पढ़ रहा है, मैं ये पढ़ रहा हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेगा। नहीं, सब मतलब टीचर जो पढ़ा रहे हैं सब अच्छा है। तो जो आपने चूज़ कर लिया उसी पे फोकस रहो। और जैसे लोग कहते हैं कि 12th के बाद ज़िंदगी आसान होगी, कॉलेज के बाद आसान होगी, तो इसके बाद सच में आसान होगी। तो ये अच्छा मोटिवेशन है कि पहले तो सुनते आए हैं पर इसके बाद सच में ज़िंदगी अच्छी होने वाली है। तो जॉब के बाद मस्त मज़े होंगे। तो नितीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डब्ल्यूटी में आने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लाखों बच्चे आपकी स्ट्रैटेजी से फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।